नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 98 और टॉपिक है हमारा सेक्शन 41, 42, 43 प्रोसीजर कैसे एनडीपीएस का क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीका अपनाएगी पुलिस। देखिए, इस प्रोसीजर को जब समझाऊंगा, इसको जब सुनेंगे तो इससे एक फायदा आपको ये होगा कि पुलिस को क्या करना चाहिए था और पुलिस ने क्या कमियां छोड़ी। अगर आप पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपने इसको सुना और उन कमियों को नहीं आने दिया तो आपका केस मजबूत होगा। यदि आप एडवोकेट हैं, यदि आपने इनको सुना लेक्चर को, तो तुम्हें पता लग जाएगी क्या कमी पुलिस वालों ने इसमें छोड़ी तो बेनिफिट आपको मिलेगा। सीधी सी बात है। तो इसलिए दोनों के लिए अच्छा है, उनके लिए मजबूत बनाने के लिए केस, और तुम्हारे लिए केस की क्या कमजोरी है ये समझने के लिए। आओ तो बात करते हैं सेक्शन 41 की। सबसे पहले देखिए, सेक्शन तो इसका 42 इंपॉर्टेंट है, 41 नहीं है। 42 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 50 इंपॉर्टेंट है, 52, 53, 54, 55 फिर ये इंपॉर्टेंट है। 8 सेक्शन इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉलेज के लिए आपको जरूरी है कि आपको सब समझना चाहिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 41। ये वारंट जारी करने की शक्ति देता है। ये सेक्शन किसी मजिस्ट्रेट साहब को, सीजीएम साहब को वारंट जारी करने की शक्ति देता है। कोई भी सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, या कोई स्पेशली एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट, जिसको स्पेशली एम्पावर्ड किया सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को, जब उसके पास कोई लिखित या कोई सूचना, कोई एप्लीकेशन इस तरीके की दी जाती है और बताया जाता है कि कहीं पर नारकोटिक्स ड्रग है, किसी मकान में, दुकान में, संपत्ति में, किसी जगह पे, और यदि उस आदमी को नहीं पकड़ा गया तो वो भाग जाएगा या वहां पर हो सकती है, या ऐसी संपत्ति हो सकती है जो नारकोटिक्स ड्रग की स्मगलिंग से कमाई गई है या नारकोटिक ड्रग्स बेच के कमाई गई है। नारकोटिक्स में यहां साइकोट्रैफिक सब्सटेंस भी शामिल है। अगर ऐसी कोई लगता है तो वो मजिस्ट्रेट साहब सर्च वारंट इशू कर सकेंगे। सबसे पहला कंडीशन सर्च वारंट इशू करने की है कि ये संदेह हो, विश्वास करने का आधार हो कि कहीं पर इस एक्ट से संबंधित कोई कंट्राबैंड कहीं मिल सकता है या ऐसी संपत्ति मिल सकती है, तो वो ऐसा वारंट जारी करने की शक्ति दे सकते हैं। फिर अगला क्या देते हैं कि वो वारंट जो है, ये था सबसेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 41 का सबसेक्शन फर्स्ट, कोर्ट की वारंट जारी करने की शक्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत। अब इसका सेक्शन 2 ले लो, सबसेक्शन 2 ले लो। सबसेक्शन 2 कहता है कोई भी गजेटेड ऑफिसर, देखो इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत इसकी है, वो ये है कि इसमें गजेटेड ऑफिसर को इन्वॉल्व किया गया इस एक्ट में। ऐसा वारंट किसी गजेटेड ऑफिसर जो कि सेंट्रल एक्साइज नारकोटिक्स का, कस्टम्स का, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और पैरामिलिट्री फोर्स और आर्म फोर्सेस का सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी हो, या कोई पुलिस, राज्य सरकार का एक्साइज डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ड्रग डिपार्टमेंट के नाम से इस वारंट को सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जारी कर सकेगा। और
जारी करने के बाद ये वहां जाके तलाशी ले सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, सामान को मिल जाए तो उसे कब्जे में ले सकते हैं, कोई व्यक्ति मिल जाता है उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस तरीके की तलाशी लेके ये वहां जाके उसकी गिरफ्तारी का इन्हें राइट देता है। ये सर्च वारंट इस तरीके का, मकान हो, दुकान हो, संपत्ति हो, जहां पर भी ऐसी है तो ऐसी जगह की तलाशी का ये वारंट ऐसा जारी किया जा सकता है। और ऐसा किसी बस में है, ट्रक में है, गाड़ी में माल है तो ऐसे उसको ये कब्जे में ले सकते हैं। इनको ये पावर देती है। इसके अलावा इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करो। जब ऐसा वारंट जारी किया जाता है तो जिस अधिकारी के नाम से जारी किया जाता है वो अधिकारी चाहे तो अपने किसी सबऑर्डिनेट अधिकारी से उसको एग्जीक्यूट करा सकता है, लेकिन वो अधिकारी कम से कम कांस्टेबल से ऊपर का होना चाहिए। वो अधिकारी कम से कम कांस्टेबल से ऊपर का होना चाहिए। यदि वो कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी है तो ये वारंट वो एग्जीक्यूट कर सकता है और वहां जाकर छापा मार के उनको पकड़ा सकता है, सारा सामान बरामद कर सकता है। कोई भी कॉन्ट्राबैंड जिसको ये सेक्शन, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है, जैसा कि पहले लेक्चर्स में बताया जा चुका आपको कि क्या कॉन्ट्राबैंड्स होते हैं, क्या नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं। तो पहला सेक्शन 41 विधि बताता है कि किस तरीके से इसके लिए वारंट इशू किए जा सकते हैं। साथ साथ ये भी कहता है कि जो ऐसा अधिकारी जिसे वारंट सीनियर अधिकारी देगा वो वही शक्ति इस्तेमाल करेगा जो 42 में उस प्राधिकारी को है। ऐसा नहीं है कि वो भी कर सकता है, जिन अधिकारियों के मैंने नाम लिए वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको, वारंट को, लेकिन अगर वो ना करें तो अपने सबऑर्डिनेट से भी करा सकते। लेकिन न्यायालय में अगर एप्लीकेशन लगे तो इन्हीं की तरफ से लगेगी। ऐसे ही अधिकारी मजिस्ट्रेट को सूचना दे। हाँ, मजिस्ट्रेट को अपने आप भी कहीं सूचना है तो मजिस्ट्रेट अपने आप भी कर सकते हैं सर्च वारंट, लेकिन यदि आप अधिकारी हैं और आप लेना चाहते हो वारंट तो आप भी एप्लीकेशन देंगे, ले सकते। तो ये तो था 41 सर। तो मैंने आपको 41 बताने की करी कि सीजेएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मकान, दुकान, संपत्ति, इस तरीके के इलाकों की, मकान, गाड़ी, इनकी चेकिंग की आज्ञा दे सकते हैं। और गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए जो एप्लीकेशन लगाए। तो ऐसे गजेटेड ऑफिसर को वो वारंट जो है, तलाशी वारंट, एंडोर्स होगा, उनके नाम होगा, लेकिन वो चाहे तो अपने असिस्टेंट से भी तलाशी वगैरह करा सकते हैं, सर्च सीजर करा सकते हैं। इसमें सर्च भी शामिल है, सीजर भी शामिल है। जो भी माल मिले वो माल को हम करा सकते हैं। तो इसको ये 3 पार्ट्स में है ये वाला सेक्शन। इसका सेक्शन 41 का सेक्शन फर्स्ट, सब सेक्शन फर्स्ट, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। तो तीनों मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब आते हैं सेक्शन 42 पे। ये 2-3 सेक्शन समझ लो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 42 है। जिन अधिकारियों के बारे में मैंने अभी बताया है, जियो हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज वगैरह, इनको यदि कोई ऐसी सूचना मिलती है, अच्छा ये वाला सेक्शन क्या है 42, ये वाले अधिकारी जिनका जिक्र सेक्शन 41 में किया गया है कब बिना वारंट के भी काम कर सकेंगे, कब बिना वारंट के भी एक्शन ले सकेंगे। ये तो थी वारंट की प्रोसीजर, जब पहले वारंट था। अब ये सेक्शन 42 बात करता बिना वारंट के। जब इन अधिकारियों को ऐसी कोई सूचना होती है कि किसी आदमी के पास चरस, गांजा, अफीम या नार्कोटिक्स ड्रग है या साइकोट्रोपिक ड्रग है जो इस एक्ट में प्रोहिबिटेड है,
या कोई उसने दस्तावेज छुपा रखे हैं, या कोई उसने ऐसी कमाई छुपा रखी है जो ऐसे धंधे से आई है, तो वो अधिकारी उस सारी सूचना को लेखबद्ध करके वो लेखबद्ध करके या लेखबद्ध करके ऐसी रेड कर सकता है ऐसी जगह पे। दोबारा समझाता हूं, जो एक्ट में लिखा उस नेचर से समझाता हूं। जब कभी यह सूचना मिलती है कि इस तरीके का माल जो कंट्राबैंड है, जो इस एक्ट में प्रोहिबिटेड है, किसी जगह पर हो सकता है, लेकिन सेक्शन 41 के वारंट लेने का समय नहीं है, सेक्शन वारंट की तलाशी का समय नहीं है, तो कोई भी कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी, इन सब डिपार्टमेंटों का जिनका जिक्र किया, पुलिस, ये काम, इन सब का कोई अधिकारी जिसको ये सूचना मिली है कि इस तरीके का माल कहीं पे छुपा हुआ है, तो वो वहां पे रेड कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें है, यदि वो रेड ऐसी जगह करना जा रहा है जहां पे कोई लाइसेंस शुदा व्यक्ति है जो बेईमानी कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, लाइसेंस शुदा व्यक्ति है, उसके पास लाइसेंस है नारकोटिक ड्रग्स का रखने का, या कोई मेडिकल पेशे से जुड़ा हुआ आदमी है, तब वो कम से कम ऐसा ही होना चाहिए, इससे रैंक का नीचे का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल अपराधी है तो कांस्टेबल से ऊपर का कोई अपराधी, उस अधिकारी, पुलिस अधिकारी या जो और अधिकारी हैं जो उनका जिक्र करा है मैंने, उनका कोई सबॉर्डिनेट या वो खुद भी ऐसी जगह बिना वारंट लिए भी रेड कर सकते हैं। और वहां से वो चीज जो वहां छुपाई गई है, कोई संपत्ति है हराम कमाई हुई, गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति है, कोई दस्तावेज है जो इससे रिलेवेंट है, या ऐसी कॉन्ट्राबैंड है, तो और उन्हें कब्जे में ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कांस्टेबल से ऊपर का हो यदि सामान्य अपराधी है। लेकिन यदि कोई लाइसेंसी बेईमानी कर रहा है, जो लाइसेंस लेकर करता है, कोई सरकार ने लाइसेंस दे रखा उसको किसी काम का, उसके बाद भी वो अपराध कर रहा है, तो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होना चाहिए। तो ये सेक्शन 42 का पहला प्रोविजो था, रेड करने की बिना वारंट के सकती। ये रेड सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में होनी चाहिए। इसमें भवन, स्थान, मकान की तलाशी आप ले सकते हो और अवैध चीजों को बरामद कर सकते हो। तो ये तो रही 3 कंडीशन इसके सबसेक्शन फर्स्ट की, 42 की। अब आगे सुनने जरा सा क्या करेंगे आप, जो मेन कंडीशन है इसकी, वो उस पर आ जाओ जरा सा सामने। इसका सबसेक्शन 2 वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझो आप। ऐसी जो भी सूचना आ पाएगी, जिस सूचना के आपको यह पता लग रहा है कि ऐसी कॉन्ट्राबैंड कहीं पे है, और आप मान लो सपोज करो, अधिकतर हमारे पास तो पुलिस के केस आते हैं, नारकोटिक्स ब्रांच के तो हमारे पास आते नहीं ना, आप लोग करते, लेकिन चाहे वहां नारकोटिक्स ब्रांच वाले इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो, नियम सबके लिए एक ही। लेकिन नियम क्या है जरा सा सुन लो, चाहे किसी पे हो, ये सारे अधिकारी जो मैंने अभी बताए उन सब पे हो, इस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस इनटू राइटिंग करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे,
लेखबद्ध करेंगे कि आज मैंने समय करीब इतने बजे मुखबर खास से या फला व्यक्ति से, यदि किसी व्यक्ति ने बताई है तो, मुझे एक गुप्त सूचना मिली है या सूचना मिली है कि फलाना व्यक्ति आज जो है फलानी जगह पे चरस लेके घूमेगा या आएगा, जिसकी गाड़ी नंबर ये हो सकती है, उसके अंदर चरस होने की संभावना है या अफीम होने की संभावना है या स्मैक होने की संभावना है। यदि रेड डाली जाए तो पकड़ा जा सकता है। उसको एक कागज में लिख के उसको डीडी रजिस्टर जो हम रखते हैं थाने में, उसके अंदर एंट्री करेगा। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। अगर ये चूक हो गई तो आपका केस खत्म, केस गया। लाइन पढ़ी दूं? लिखने में और होता है, मैं तो हाथ से लिख लेता हूं अपना नॉलेज के लिए। निकाल लूंगा, अभी मिल जाएगा, मिल जाएगा। 42 कहाँ है? हाँ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये मैं इसका 42 का प्रोविजो पढ़ रहा हूं। Provided further that if such officer has reasons to believe that a search warrant or authorization cannot be obtained without affording opportunity for concealment of evidence or facility for the escape of an offender, ये सारी कंडीशन भी बता रहा हूं आपको। He may enter and search such building, conveyance or enclosed place at any time between sunset and sunrise after recording the grounds of his belief। तो यहां वर्ड जो यूज हुआ है कि ग्राउंड्स ऑफ, ये जो ग्राउंड्स हैं इन्हें राइटिंग में लिखेगा कहीं पे, और रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ। आपको सच बताता हूं, जब ये एक्ट लागू हुआ था तो इसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं आता था किसी को। सब आदमी जल्दबाजी में पढ़ते हैं, और लेकिन इसकी धाराओं में छिपा हुआ था। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो मैंडेटरी लैंग्वेज है। Such officer is reason to believe that a search warrant authorization cannot be obtained without recording the opportunity for the concealment of evidence or facilitate the escape of he may enter and search the building, conveys or concealed place of any time, sunset and sunrise for recording the grounds of his belief। ऐसी लिखने के बाद तो सबसे पहले आपको ये राइटिंग में लिखनी पड़ेंगी ग्राउंड्स, अपने यहां डीडी में एंट्री करो, और उसके बाद आप इलाके की तरफ डालो। यदि एसएचओ साहब मौजूद हो तो थाने में, तो उस डीडी की कॉपी एक एसएचओ साहब को दे दो कि सर ऐसे सूचना मिली है, और उनसे परमिशन लेके निकलो। और सूचना बहुत पक्की है तो वहां से गजिस्ट्रेट ऑफिसर लो। आपके थाने में एसीपी गजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है। जब आपको लगता है कि सूचना आपकी पक्की है तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर को इंटीमेट करो अपने डिपार्टमेंट के। सरकार का हर कर्मचारी यदि चरस मिल रही है बरामद कर सकते हो तो उसकी जिम्मेदारी है। गजिस्ट्रेट ऑफिसर इसीलिए बैठा रखे हैं, और गजिस्ट्रेट ऑफिसर को ही इसमें इन्वॉल्व दिया पूरा। तो उसे इन्फॉर्म करो कि भाई चलो सर। लेकिन गजिस्ट्रेट ऑफिसर का मतलब एसएचओ नहीं है। एसएचओ ऑफ पुलिस स्टेशन इज नॉट अ गजिस्ट्रेट ऑफिसर। गजिस्ट्रेट ऑफिसर मीन्स अ गजिस्ट्रेट ऑफिसर हुज नेम इज नोटिफाइड इन गजट। गजट में जिसका नाम है वो गजटेड ऑफिसर है। और गजट या तो राज्यपाल की ओर से निकलता है, या गवर्नर साहब की ओर से निकलता है, या राष्ट्रपति साहब की ओर से निकलता है। महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से निकलता है। तो ऐसा गजटेड ऑफिसर यदि अपॉर्चुनिटी है तो आप गजटेड ऑफिसर को साथ लीजिए। नहीं है तो कारण बताइए क्यों नहीं है गजटेड ऑफिसर। जब आपको इंफॉर्मेशन आ गई, सॉलिड इंफॉर्मेशन, तो गजटेड ऑफिसर लेके जाओ अपना। नहीं लेके जाएंगे तो आपका केस कमजोर है, आपकी रिकवरी फेल हो सकती है।
तो गजेटेड ऑफिसर आपके साथ होना चाहिए यदि आपको पक्का लगता है कि इंफॉर्मेशन सच्ची। आप लिखोगे और जाके तलाशी दोगे, इसमें नहीं है, लेकिन अब साइटेशन सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी आ सके हैं जब गजेटेड ऑफिसर की डिमांड करता है सेक्शन। चलो हम इसमें ज्यादा अभी नहीं करते, अभी हम इस पे चलते हैं कि उसको तलाशी लेने की राइट दे दिया उसको, कांस्टेबल से ऊपर के आदमी को राइट है। अब क्या है आगे देखो, सपोज करो आप ऐसी सूचना नहीं लिख पाए, जल्दबाजी में हो, सूचना तो आपने लिख दी क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया आपने, चल दिया इलाके की तरफ को रेड मारने, तो ऐसी सूचना की कॉपी आपको अपने सीनियर ऑफिसर को 72 घंटे के अंदर पहुंचानी पड़ेगी। मैंडेटरी क्या है कि आपको अपने सीनियर अफसर को, इस केस में एसएचओ को कम से कम आपको ही बताना पड़ेगा। एसीपी को बता दे तो और भी अच्छा है, 72 घंटे के अंदर, वो भी अच्छा है। एसएचओ को बता दो तो भी गलत नहीं है। यहां पर लिखा सीनियर ऑफिसर, तो सब इंस्पेक्टर के लिए तो सीनियर ऑफिसर एसएचओ ही है। 72 आवर्स में आपको कॉपी देनी पड़ेगी। तो दो बातें इसमें ध्यान रखें, एक तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे उस इंफॉर्मेशन की किसी ना किसी डीडी एंट्री में और अपने सीनियर को भेजेंगे, और आप उस समय जल्दी में निकल गए, टाइम नहीं है आपको, तो कम से कम 72 घंटे के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। पहली इंफॉर्मेशन तो प्रोविजो में है 42 के, और दूसरी जो इसकी कंडीशन है 72 घंटे वाली, वो सब सेक्शन 2 में है, सेक्शन 42 के। तो सेक्शन 41 और 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें 42 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बातें, 72 घंटे में सूचना देनी है और उस सूचना को रिकॉर्ड करना है। ये दो बातें आपको यदि एक पुलिस ऑफिसर्स हैं तो आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो केस कमजोर हो जाएगा। अब 8 मिनट रह गए मेरे पास में, 30 मिनट का लेक्चर बनाता हूं दोस्तों। मैंने 2 सेक्शन आपको बताए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके वो सेक्शन जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी नोटिस में लाना जरूरी है, एक एक मिनट में खत्म करूंगा। सेक्शन 43 कहता है अगर किसी पब्लिक प्लेस पर इस तरीके का माल वगैरह है तो वहां से भी आप कोई अधिकारी या यही कांस्टेबल से ऊपर का व्यक्ति वहां से भी ऐसे आदमियों को अरेस्ट कर सकता है, जा सकता है, वो कर सकता है, पकड़ सकता है, पकड़ सकता है। ठीक है जी, तो ऐसे भी अरेस्ट कर सकता है पब्लिक प्लेस। सेक्शन 43 इसका कहता है कि पब्लिक प्लेस से भी इस तरीके की अरेस्ट को अंजाम दिया जा सकता है। गाड़ी, ट्रक, बस, जिसमें भी माल है, ऐसे माल को, सड़क वगैरह से भी, वहां तो मकान दुकानों से भी पावर है, यहां सड़क वगैरह पे होने की, ये सेक्शन 43 इसका कहता है पब्लिक प्लेस से रिकवरी के बारे में। इनमें एक बात और सुन लो गुरुजी, एक साथ इसका एक सेक्शन है, सेक्शन, मेरे से गलती हो रही है क्या, ये इतने आगे पीछे कर दिया सेक्शन, कोई नहीं, सॉरी, आ ही रहा है वो सेक्शन, आ रहा है, मेरे से देखने में कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। ये तो था 43 गुरुजी। अब सेक्शन 44 की बात कर लेते हैं गुरुजी। ये 44 सेक्शन कोका प्लांट, अफीम पोस्ट, कैनाबाइज से संबंधित अपराधों का, और जो सेक्शन 15, 18, 19, 20, 21 के जो सब ऑफेंस है उसके बारे में पावर की बात करता है, पावर की बात करता है, पावर की बात करता है कि ये अधिकारी जिन्हें 42 की वो दी है, 41-42 की पावर, वो ऐसी रिकवरी भी कर सकते हैं। मतलब सब पे लागू होने की बात करता है, कोपा अफीम के संबंध में सबको लागू होगा, 44 नॉर्मल है। एक बात रह गई सेक्शन 42 की जो ओवरसाइट हो गई, दिमाग से उतर गई।
सेक्शन 42 ये भी कहता है जब आप किसी को पकड़ने जा रहे हैं, जब आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो या उस घर में घुस रहे हो, जब तलाशी कर रहे हो सेक्शन 42 में, तो जो मकान मालिक है वो तलाशी लेने देगा। यदि वो तलाशी नहीं लेने देता है तो आप उसका मकान का दरवाजा तोड़ सकते हो, तोड़ के घुस सकते हो और सामग्री को जब्त करते हो। लेकिन यदि कोई आदमी उस सामग्री को नहीं देना चाहता और भागना चाहता है, और ऐसी परिस्थितियों में आप गोली भी चला सकते हो। अगर मान लो कोई जानवर है, तो सेक्शन है, मैं पढ़ देता हूं, आप भी समझे, मेरे हिसाब से तो मुझे तो इतना ही लगा। डिटेन एंड सर्च, ये सेक्शन डी है इसका, 42 का डी। डिटेन हिंदी में पढ़ता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। यदि वह उसे उचित समझे तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा। हाँ, अच्छा चलो सॉरी, वो कहीं और रह गई, आगे बताता हूं, आगे आई तो आगे बताऊंगा। तो 44 ये कहता है कि कोका प्लांट वगैरह के संबंध में जो है ये नियम ही यही वाले चलेंगे। जहां माल जब्त करने की संभावना नहीं है, माल बहुत ज्यादा है, मान लो किसी खेत में माल है बहुत तगड़ा, सेक्शन 45 कहता है खेत में अफीम बो रखी है किसी ने 2 नंबर की, तो ये जो अधिकारी हैं, जो ऐसे अधिकारी जिनका जिक्र आ रहा है, ये अगर वहां जाते हैं खेती में, 45 खेतों के संबंध में, जहां खेत में माल बुआ हुआ है, अफीम बो रखी है, भांग बो रखी है, चरस भांग की खेती कर रहा है, कोका प्लांट की खेती कर रहा, तो वहां पर वो एक ऑर्डर उस मालिक को देके आएंगे कि आप इस फसल को ना काटोगे, ना इसे छेड़ोगे, जब तक कि इसका उचित निर्णय ना हो जाए। तो वो एक ऐसा ऑर्डर बना के उसको दे देगा, उस पर रिसीव करा लेगा, तब तक आप इसे छेड़ोगे नहीं। तो ये सेक्शन 45 कहता है उसको कन्फिस्केट करना है जिस माल को आपको, और वो ऐसा है कि लाया नहीं जा सकता, इतना बल्क में है वो। मान लो पूरी फसल ही खड़ी है चरस की, कैसे काटी जावे, कहना भाई इस प्लांट की पूरी फसल खड़ी है, तो ला तो नहीं सकता आइयो, तो ऐसी ग्रुप वाले। दूसरा ये सेक्शन 45 है। ये सेक्शन 46 क्या सुन ले, अगर कोई आदमी अपने खेत में इलीगल खेती करता है या उसके खेत में कोई दूसरा आदमी खेती कर रहा है जिसे उन्होंने दे रखा बटाई सटाई पे, और उसे पता लगता है, तो उसको सूचना देने की जिम्मेदारी है पुलिस को, सरकार को, अन्यथा वो मुलजिम भी अपराधी बनाया जाएगा। 47 सेक्शन कहता है इसका कि अवैध खेती के बारे में जो उस गांव का पंच है, सरपंच है, ग्राम अधिकारी है, अगर इन्हें पता लगता है इनके गांव में कोई ऐसी खेती वगैरह हो रही है तो वो सूचना देंगे, नहीं तो वो अपराधी होंगे 47 सेक्शन में। अगर ये पता लगता है कि ये अवैध खेती है, इसे कुर्क करना आवश्यक है, तो सीएमएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट जिसे एम्पावर्ड करा स्पेशली, कुर्की का आदेश दे सकेंगे और पुलिस एप्लीकेशन लगा के कुर्की का आदेश ले सकती है। सेक्शन 48। उनचास, ये बात दिमाग में अटक गई थी। अगर लगता है किसी ट्रक बस में माल जा रहा है और बस आपने पकड़ ली, तो उसमें से भी रिकवरी कर सकते हैं, गाड़ी को सीज कर सकते हैं, माल को सीज कर सकते हैं। यदि मान लो कोई जानवर है या कोई वाहन है और वो भागने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर गोली भी चलाई जा सकती है। पढ़ता हूं सेक्शन जरा। If it becomes necessary to stop the animal or the conveyance, he may use all the lawful means for stopping it, and where such means fails, the animal or the conveyance may be fired upon.
अर्थात उस पर गोली भी चलाई जा सकती है। तो यहां मैंने 49 सेक्शन करे, लेकिन इनमें आप जो है 42 पे खास ध्यान देना बस। 42 सेक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 2 कंप्लायंस है मैंडेटरी। एक तो इंफॉर्मेशन को किसी डॉक्यूमेंट पर लिखना, या डेली डायरी रजिस्टर जो पुलिस में होता है, रोज नामचा भी बोलते हैं इसे, उसमें एंट्री करना, तथा 72 घंटे में अपने सीनियर अधिकारी को उसकी सूचना देना। कम से कम 72 घंटे में रेड कर जाओ, रेड करने के बाद में आ जाओ, तब आप जो है उसको सूचना देना कि भैया ऐसे ऐसे मुझे जाना पड़ा स्पेशल परिस्थिति में। तो ये 72 घंटे में सीनियर ऑफिसर। नमस्ते, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है। अभी तो बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन ये सेक्शन 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 नॉलेज में होना जरूरी है। नहीं कह रहा नॉलेज में नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये कुर्की वगैरह सारी चीजें बता रहे हैं ये, लेकिन सबसे 42 आपके केस के लिए 42 बहुत इंपॉर्टेंट